वी मूव ऑन टू स्कूल एज ए ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की बात की और हर ऑर्गेनाइजेशन में दैट्स ए सिस्टम ऑफ वर्क जो है लेट्स से डिफाइंड है, तो इसको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी का जो लफ्ज़ है इट्स वेरी मच एसोसिएटेड विद मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर ने कुछ इस किस्म की बात की है कि देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स में आ रही है कि देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। ए हायरार्किकल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, एक स्पेशलाइजेशन है कि हर बंदा जो है वो अपने काम का स्पेशलिस्ट नज़र आता है। और फिर हम ये देखते हैं कि इसमें हायरार्की ऑफ अथॉरिटी है, रैंक ऑर्डरिंग है कि पोजीशंस जो हैं वो रैंक ऑर्डर्ड हैं। सम पोजीशंस हैव मोर पावर दैन अदर्स। तो जो हायरार्की में ऊपर हैं उनके जो नीचे हैं दे हैव टू ओबे दी लेट्स से डिसीशंस ऑफ द हाई अप्स। तो वो ये सी दैट ये जो डिसीशंस की बात आ रही है या ओबीडियंस की बात आ रही है या परफॉर्मेंस की बात आ रही है, तो उसके लिए एक्सप्लिसिट स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं ये डिफ़ाइन करते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके लेट्स से एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, टास्क क्या हैं, and then how all of them have to coordinate with each other for the functioning of the overall organization. So for Weber, a bureaucracy जो है it is characterized by exclusion of personal considerations. पर्सनल कंसिड्रेशन नहीं है यहाँ, कंसिड्रेशन किस चीज़ की है? रूल्स एंड रेगुलेशंस की है। पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग इन ऑफिशियल बिजनेस इज़ नॉट टू बी लेट्स से कंसिडर्ड। और जब हम पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं होगी, ये उसके अगेंस्ट होगी, तो हम बात करते हैं कि देन देयर इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ impartiality with respect to treatment of subordinates and clients, with the recruitment of experts, and then looking after the different let's say activities in the organization. और तीसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में देर इज़ ए करियर मीन्स के people start from a particular position, then they can rise up. There is a mobility in the organization from one position to move up. Uske again, for moving up there are specified rules and regulations in that particular organization. तो उस फ्रेमवर्क में अगर देखें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ब्यूरोक्रेसी है, this is a rational kind of institution for the achievement of goals. और rational इसलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ rules and regulation specify हो गए, job specify हो गई, hierarchy specify हो गई, then it becomes a very efficient, let's say, way of completing the tasks. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक समझ आती है कि ये एक रैशनल और एफिशिएंट वे ऑफ अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरी बात ये है कि वे ऑफ अचीविंग द गोल अपनी जगह पर है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। देन इंडिविजुअल जो हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी रिवार्ड्स देने हैं, और उसमें फिर अगेन rewards are based on their contribution to the work and उनकी नीड्स को फिर देखकर रिवार्ड्स दिए जाते हैं। और यहाँ पर इस सारे फ्रेमवर्क को देखें तो दिस इज़ a system where there is impersonality, impersonal kind of relationships हैं, और अगर ये impersonal relationship हैं तो then sometimes we consider it as a drawback
और अगर इम्पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें तो फिर यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। वो फाइल अंडर द रूल्स मूव करेगी फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, एंड देन इट माइट बी कंसिडर्ड कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग, और अगर टाइम कंज्यूमिंग है तो दिस माइट बी कंसिडर्ड एज inefficient way, and it might be considered as cumbersome, let's say, work in the organization। और इस फ्रेमवर्क में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अनरिस्पॉन्सिव टू ह्यूमन नीड्स। तो स्कूल एज ए यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उसमें लोग जो हैं लेट्स से रिक्रूट किए जाते हैं, लोग उसमें वॉलंटरीली आते हैं, कंपटीशन के थ्रू आते हैं। जहां हम स्कूल की बात करें तो टीचर ज़रूर कंपटीशन से आते हैं, लेकिन जो क्लाइंट हैं, जो कि मेजॉरिटी वहाँ पर लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं। जहाँ किसी लेट्स से कंट्री में कंपलसरी एजुकेशन आ जाती है तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैव टू बी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो हैव टू बी की बात आ रही है तो ये इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन है, इनवॉलंटरी मेंबरशिप आ रही है। So it is significant because it is expected to transmit values, ideals and shared knowledge। Involuntary है और इसका काम ये है कि it has to transmit the knowledge and values, and it has to foster cognitive and emotional growth and development of the students। और साथ ही इसका important काम ये है, it has to, let's say, sort out the students let's say with respect to their achievements। So they have to select the students and put them into different categories of ranking। अब grades की बात कर सकते हैं, और ये जो grades की बात आ रही है is these have important consequences for the future life in of the adults। तो organizationally अगर हम देखें तो schools are divided into classrooms। ओके, ये एक क्लास का कमरा है, ये दूसरी का है, ये तीसरी का है, या उसके सेक्शंस भी हो सकते हैं। और देन एक डे जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेट्स से पीरियड्स, और वो पीरियड में बी डिवोटेड टू ए पर्टिकुलर subject, and then students into groups by grades or by performance। So other bureaucracies have different purposes and structures and have voluntary participants। ये important difference आ गया कि जो participants हैं with the exception of the teachers or the people in the administration, जो bigger community यहाँ पर है वो students की है। They are involuntary participants अगर country में compulsory education है। और ये कंपलसरी एजुकेशन जहाँ तक भी है, ग्रेड 10 तक है या ग्रेड 18 तक है, या एज की बात करें तो वहाँ तक इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन है। बियॉन्ड दैट, फॉर एग्जांपल एट द लेवल ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट बिकम्स voluntary। So we see that this is how the schools are different from, let's say, other bureaucracies। So we could see that schools as bureaucracies, and then there are problems related to this model, and then let's say the people have suggested alternative models for running the schools as well।